नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे हैं। बता दें कि एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम धामी 17 और 18 अक्टूबर को दुबई और अबुधाबी में पर्यटन और सेवा क्षेत्र के निवेशकों के साथ बैठक करेंगे और साथ ही बैठक में प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन नीतियों और निवेश संभावनाओं पर चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जरिए आज तक 40,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन हो चुके हैं। सरकार ने निवेशक सम्मेलन के लिए 2,50,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। सम्मेलन में पहले ही लगभग 30,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की रणनीति तैयार हो चुकी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर दुबई दौरे पर हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इंडिया वॉइस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड का जो स्वरूप का भौगोलिक जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अगर देश विदेश के अनेकों इन्वेस्टरों को इस राज्य के अंदर अपने उद्यम के लिए आमंत्रित कर रही है, इस राज्य के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के युवा शक्ति के भविष्य के भविष्य को देते हुए ये बहुत बड़ी पहल मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है और बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आकर्षित भी हो रहे हैं। रोड शो के माध्यम से जिस प्रकार से जागरण काम हो रहा है वहाँ खासतौर पर कहते देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ इसकी चर्चा न हो रही हो जी। और विदेशों के अंदर के हमारे उत्तराखंड के जो उद्यमी हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अनेकों एमओयू पहले साइन हुए, इस बार भी काफी संख्या में भी साइन होंगे। जी महेंद्र जी, कितने दिनों का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का वहां पर रहने वाला है? इसके अलावा रोड शो की तो बात यहां पर निकलकर सामने आ ही रही है। क्या अलग से भी बिजनेसमैन के साथ या व्यापारियों के साथ उनकी मीटिंग्स और बैठक भी हो सकती हैं, जिसके माध्यम से और अधिक इन्वेस्टमेंट निकलकर सामने आए? जी जी जी, क्योंकि जो कार्यक्रम बने हैं उसमें अनेकों इन्वेस्टरों से मिलने का विषय भी है। सबसे कुछ एमओयू की साइन भी हो सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि उत्तराखंड के जो लोग उद्यमी के रूप में विदेशों में उनसे भी संपर्क साधे हुए हैं, बड़ी संख्या में अच्छे उद्यमियों से उनकी अलग से मीटिंग भी होगी। अभी 2 दिन का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है और उस 2 दिन के कार्यक्रम में विशेष निमंत्रण देने जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जो इन्वेस्ट की जो सेमिनार होने है उसको आमंत्रित किया जाएगा। जी, इसके अलावा महेंद्र जी, अब अबू धाबी और दुबई का तो कार्यक्रम है ही, दिल्ली भी आ चुके हैं मुख्यमंत्री। क्या इसके अलावा भी बाकी कंट्रीज में जाएंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी भी 2 माह का समय बचा हुआ है? इसका एक वातावरण पूरे देश ही ने पूरे विश्व के अंदर निर्माण करना है और जो उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिदृश्य है, खासतौर पर हमारा धार्मिक यात्रा का क्षेत्र है, साहसिक पर्यटन का क्षेत्र है, इन सब में बड़ी संख्या में अब लोगों का आकर्षण बढ़ा है और उत्तराखंड सबसे एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग अपना इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे अनेकों देशों से भी अगर विषय निकल कर आता है तो माननीय मुख्यमंत्री कभी उन देशों में भी जाएंगे। जी बिल्कुल महेंद्र जी, इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि लगातार जब एमओयूज की बात आती है तो ये भी सवाल उठता है कि एमओयू तो साइन हो रहे हैं लेकिन धरातल पर ये जब कामयाब हो जाएंगे तब इसे माना जा सकता है, तो इसको लेकर कितनी श्योरिटी आप देना चाहेंगे? देखिए, अभी किसी प्रभावशाली कार्य के लिए पहले प्रश्न लगाना ये कुछ विरोधी दलों का नेचर में रहता है जी, लेकिन प्रयास तो किए जाते हैं। प्रयास करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने पहले से इस बार इस सब विषयों की चर्चा की पिछले दिनों विषय जब निकल के आए उन सब की चर्चा करते हुए उद्यमियों से एक प्रकार का उनका विश्वास जीतने का हम लोग काम कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ जितने भी एमओयू हो रहे हैं उन सब एमओयू को धरातल उतारने का काम होगा। जी बिल्कुल महेंद्र जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस इन्वेस्टर समिट के लिए और यदि ये सक्सेसफुल होता है तो जरूर उत्तराखंड में युवाओं को बेहतर अवसर रोजगार के मुहैया होंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड से दिल्ली गए और उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल कर गए। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने पीएम के दौरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं और 4,200 करोड़ की परियोजनाओं को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं तथा साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरी विधानसभा के समीप जनपद अल्मोड़ा वो पिथौरागढ़ में पधारे और लोहाघाट आने का आपका कार्यक्रम किन्हीं कारणों से स्थगित हुआ, परंतु जो पिथौरागढ़ में आपके द्वारा जो संबोधन जनता को किया गया उसमें जो यहाँ की लोहाघाट विधानसभा के तीर्थ स्थलों की
झलक आपके द्वारा जो जैसे कि अद्वैत आश्रम मायावती पधारने का जो आपका कार्यक्रम था, उसमें आपने अपने संबोधन में मां बाराही का जिक्र, मां पूर्णागिरी का जिक्र, वो रीठा साहब के गुरुद्वारे का जिक्र जो आपने किया, उन पवित्र स्थलों की याद आपके दिल में थी, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि हरीश रावत पर अब बुढ़ापा झलकने लगा है, जबकि सच्चाई यह है कि वीर सावरकर के द्वारा आजादी के आंदोलन में दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हरीश रावत अब राहुल गांधी की तरह ही हो गए हैं, बातों को दोहराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को वीर सावरकर न पहले पसंद थे, न अब कांग्रेसी उन्हें पसंद करते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि जब जब इस प्रकार के राष्ट्रवादी विषय आते हैं, राष्ट्रवादी विचारों के लोगों को प्रताड़ित करने का, उनके बारे में अनाप शनाप बोलने का जो षड्यंत्र होता है, वो इस देश के अंदर पुष्टिकरण की राजनीति को ही बल मिलता है। और मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के अंदर इस प्रकार के प्रयास किसी के द्वारा भी किए जाएंगे, यहाँ की जनता को स्वीकार्य नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद कांग्रेसी विधायकों की तारीफ को लेकर कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साधा है। वही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आज जनता का दबाव कांग्रेस के विधायकों पर भी पड़ने लगा है, जिसमें जनता विकास की ओर देख रही है और समझ गई है कि किसकी सरकार में विकास हो रहा है। साथ ही ये भी कहा कि देश हो या राज्य, दोनों ही जगह पर भाजपा की जमकर तारीफ हो रहे हैं। भाजपा की सरकार में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं और यही वजह है कि अब विपक्ष के विधायक भी जनता के दबाव में आकर भाजपा सरकार की तारीफ कर रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि जब जब इस प्रकार के राष्ट्रवादी विषय आते हैं, राष्ट्रवादी विचारों के लोगों को प्रताड़ित करने का, उनके बारे में अनाप शनाप बोलने का जो षड्यंत्र होता है, वो इस देश के अंदर पुष्टिकरण की राजनीति को ही बल मिलता है। और मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के अंदर इस प्रकार के प्रयास किसी के द्वारा भी किए जाएंगे, यहाँ की जनता को स्वीकार्य नहीं है। हल्द्वानी में चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आधी रात को महिंद्रा शोरूम में दाखिल हुए चोरों ने 2 कुंतल की तिजोरी उठाई और उसे लेकर कार में लाद कर फरार हो गए। आपको बता दें कि तिजोरी में 30 लाख रुपए से अधिक की नकदी की रकम थी। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सुबह सूचना मिलते ही पुलिस, एसओजी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। एक्चुअल में हमारे यहाँ नवरात्रि पे बुकिंग वगैरह होती है, तो अमाउंट तो थोड़ा ज़्यादा ही था, वो थोड़ा अकाउंट्स वाले बता ही देंगे अभी कैलकुलेशन के बाद। बट शनिवार और इतवार की रात को, शनिवार को हम लोग सब लोग इतवार की, क्योंकि पहली नवरात्रि तो तैयारी करके घर गए 6 बजे के आसपास। रात को 12-1 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास एज पर सीसीटीवी वो हमारे यहाँ अंदर आए और उन्होंने सिर्फ टारगेट रखा था मेरा रूम और मेरे रूम की लॉकर, क्योंकि उनको पता था ये लॉकर यहाँ रखा है। ये बजरंग मोटर्स में एक चोरी की घटना घटित हुई है और उसमें जो वादी है उसकी तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और टीमों का गठन कर दिया गया है केस को वर्कआउट करने के लिए। और हमारी टीमें लगातार कई स्थानों पर सीसीटीवी को चेक कर रही हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई। हल्द्वानी के अनुसंधान केंद्र में डीआरडीओ ने 3 दिन किसान जवान विज्ञान मेले का आयोजन किया है। मेले के दूसरे दिन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मेले का शुभारंभ किया और साथ ही उन्होंने आधुनिक लैब का भी उद्घाटन किया। मेले में कृषि के साथ ही साथ कई स्थानीय उत्पादों को दिखाया गया है। साथ ही साथ बेहतर पौधे, बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए गए। मेले में महिला सहायता समूह के साथ कई सरकारी और निजी संस्थानों ने अपने स्टॉल लगाए। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। अनावरण केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री क्षण है कि आज को अभिप्रेरित करने। अगली खबर लक्सर से है, जहां ढाढेकी गांव के कई ग्रामीणों ने कार्य में धांधली करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान और हल्का लेखपाल पर मिलीभगत करके बाढ़
राहत चेक वितरण कार्य में धांधली करने का आरोप लगा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने अपने पक्ष के कई ऐसे लोग जिनके पास कृषि भूमि नहीं है उन्हें भी बाढ़ राहत राशि का चेक दिलवाया है और कहा है कि जिन लोगों के वास्तव में फसल नष्ट हुई है उन्हें चेक नहीं दिए गए हैं। ग्रामीणों ने मामले की जांच कराए जाने और पात्र लोगों को चेक दिलाने की मांग की है। साथ ही साथ मामले में कार्रवाई न होने पर जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री से शिकायत करने का अल्टीमेटम भी दिया है। हमारे गांव में दो पार्टियां, एक प्रधान वाली पार्टी ने फर्जी चेक बनवाई, जिसमें जिनके जमीनी नामनी वो भी चेक बनवा लिए। उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जमीन नामनी से चेक कैसे बने हुए, कैसे प्रधान न बनवाए। तो हम इस बात में चाह रहे हैं कि चेक फर्जी जो है कैंसिल हो सारे, इनकी रिपोर्ट होनी चाहिए। और नहीं तो भाई फिर से इधर का काम भरे आऊंगा ना, जिनके बने नहीं उनके बनने चाहिए। तो हमारे क्या नहीं होगा। और इस बात में नहीं सरकार समझेगी तो हम चंद्र छाने बदल का पर भी ऐसा कुछ नहीं बेच देंगे अंदर ही। तो हमारी कहानी को यहाँ गांव में बाढ़ आई और 2 मौजे डड्डे गाना आतमाल मुस्तकम जो पात्र व्यक्ति थे सबको जो है चेक सही मिले हैं। बाकी जो कोई पात्र अगर 1-2 छूट गया होगा तो उन्हें भी दिया जाएगा। एसडीएम साहब ने भी कह दिया कोई भी वंचित नहीं रहने का, सबको उसका लाभ मिलेगा। कुछ जमीन लीज पर ले रखी थी उन्हें भी जो जब लीजनामा है तो उसके आधार पर जो फसल का चेक मिला जिसकी क्षति हुई और उसे ही मिला और वो भी उसकी सहमति थे जिसने ठेके में अपनी जमीन दे रखी क्योंकि ऐसा मरता खेती करने के लिए। तो जो चेक का वितरण हुआ सही हुआ, कोई दिक्कत आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप जो है लगाना नहीं चाहिए था उन्हें, क्योंकि जब उन्हें भी मिले चेक ऐसे तो नहीं है कि उन्हें मिले नहीं। ग्राम प्रधान ने मिली भगत से कुछ अपने पक्षीय लोगों के चेक बनवा दिए। अनकी पार्टी का कोई चेक किसी किस्म का नहीं, जिसमें काफी लोग छोड़ दिए, जिनके पास जमीन थी वो भी छोड़ दिए और अपनी पार्टी के जिनके पास जमीन नहीं है उनके भी चेक बनाते। चुने गए पूरे गाँव से, मेरे से भी अलग सबने भाई फला हर बिरादरी में से आदमी चुना गा। भाई ये जाकर किसान का खेत बताओगे और जिस खेत का नुकसान है उस खेत को पूरे गांव में किसी का भी है उसका जो भी मुआवजा जायज बैठता है उसे मुआवजा उसे दिलवाया जाएगा। हरिद्वार की एसीपी की पहल पर नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ एसीपी ने पुलिस लाइन में फ्यूचर क्रिकेट क्लब का उद्घाटन किया है, जिसमें क्रिकेट सीखने या शौक रखने वाले 6 साल के ऊपर के सभी बच्चों और बड़ों को वहां क्रिकेट की बारीकियां सिखाई जाएंगी। उस दौरान तरुण उपाध्याय ने बताया कि वे पिछले कुछ सालों से सेक्टर 4 में क्रिकेट क्लब चलाते हैं, जहां केवल नेट प्रैक्टिस की सुविधा है। बड़ा ग्राउंड हमारे पास नहीं था, सो उन्होंने बढ़िया क्रिकेट ग्राउंड दिया है ताकि क्रिकेट में बच्चों को बेहतर भविष्य को संवारा जा सके। पुलिस लाइन में जो आसपास के बच्चे हैं उनको क्रिकेट के प्रति उनमें और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए फ्यूचर क्रिकेट एकेडमी के साथ टाई अप में पुलिस का जो एक ग्राउंड है इसको बेहतर बना के जो अब नए बच्चे हैं जो नई आ रही हैं उनको अच्छे तरीके से आगे ग्रूम करने के लिए हमारे तरुण और मुकेश जी के एक प्रयास से पुलिस के सहयोग से एक क्रिकेट एकेडमी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, जिसके मैं सभी लोगों को लोग तरुण है सर, हमारी फ्यूचर क्रिकेट अकेडमी है जिसको हम यहाँ चलाएंगे। बच्चों के लिए जो भी व्यवस्था होगी, एक ग्राउंड बनाया है बच्चों के खेलने के लिए और 2 नेट बनाए हैं पीछे। हमारी अकेडमी में सर 6 साल से लेकर अडल्ट तक सब खेल सकते हैं, जिनकी हमारे पास प्रॉपर व्यवस्था है खेलने की। 2 नेट्स हैं, एक प्रैक्टिस विकेट है और एक टर्फ विकेट है। तो है हम यहाँ पे अकेडमी खोल रहे फ्यूचर क्रिकेट क्लब के नाम से, जो कि हम अभी तक सेक्टर 4 में चलाते आ रहे थे। तो पुलिस लाइन द्वारा हमें ये जगह दी गई, अब हम ये एकेडमी इस ग्राउंड में चलाएंगे और 6 साल से ऊपर के सभी बच्चों के लिए एकेडमी हमारी ओपन है। उत्तराखंड में कैबिनेट की मुहर के बाद शासन ने सेब उत्पादन में लंबी छलांग लगाने के लिए नई नीति जारी कर दी है। इस अवधि में सेब का सालाना टर्नओवर 200 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं नीति में स्थापना के लिए 60% सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। बता दें कि इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य जिला स्तरीय क्रियान्वयन और अनुश्रवण समिति, राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जिला स्तरीय 3 समितियां गठित की गई हैं, जो सभी राज्य में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही साथ विपणन पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी। कह देता हूं 2000 हम तो उससे भी आगे जाएंगे जिस प्रकार से आज लोग इस ओर आ रहे हैं और जिस प्रकार से
हाई डेंसिटी का जो हम सेव लगा रहे हैं, पहले सेव 5 साल में फल देता था, 6 साल में फल देता था, आज 1.25-2 साल में फल आ जाता है और इसलिए लोग आज इसके ओर आ रहे हैं। अभी जब मैं दौरे पर रामगढ़ गया था, वहां पर यह स्थिति हो गई कि जो सेव उत्पादकों ने सेव उगाया उसको मार्केट पे उठाने वाले नहीं मिले। जब मैंने मंडी के एमडी से बात की, अपने डायरेक्टर का और भेजा, उसने कहा कि साहब पिछले वर्ष इस समय तक 10,000 टन सेव आया था और इस बार 15,000 टन सेव यहां पहुंच चुका है और 8-9 हजार के बाद बाकी है। तो हमने फिर व्यवस्था बनाकर उसको खरीदवाया, तो लोग इसकी ओर आ रहे हैं और इसका उत्पादन बढ़ रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के मीडिया कक्ष का आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने शुभारंभ किया। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि नवरात्रि के अवसर पर कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। साथ ही इस शुभ कार्य से बीजेपी का मीडिया प्रकोष्ठ और मजबूत होगा और तेज गति के साथ सरकार और संगठन की नीति को जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। आज नवरात्र के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया कक्ष के नवनिर्मित कक्ष का आज शुभारंभ किया गया है। माता रानी से हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं और माँ की हम सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं। सुबह देहरादून सहित राज्य के कई जिलों में बारिश होने से अचानक ठंड बढ़ गई है। बता दें कि हरिद्वार में तेज आंधी के चलते कई जगह पेड़ों की शाखाएं भी टूटकर गिर गई। वहीं दोपहर हल्द्वानी में मौसम का रुख अचानक बदल गया और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश ने लोगों को ठंड का एहसास कराया। इधर भरी दोपहर में मौसम ऐसा लगने लगा मानो शाम के 7 बजे हो। मौसम का डरावना रूप देखकर वाहनों की रफ्तार थम गई। इस दौरान हरिद्वार जिले को छोड़ अन्य सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड में भी जातिगत जनगणना की मांग की है। उनके अनुसार देश में बहुसंख्यक क्या हैं, कितने हैं, इस बारे में जानकारी होनी चाहिए जो अभी तक नहीं है। इस दौरान करण माहरा ने कहा कि जनगणना देश के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी बेहद जरूरी है। उत्तराखंड नहीं पूरे राष्ट्र में आवश्यक है। असल में जो बहुसंख्यक है वो कितने हैं, कौन कितना है, कितना शेयर पावर में कामों में चल रहा है, ये सब देखना होगा और कहाँ कमियां रह गई, क्योंकि पॉलिसीज बनाने के लिए जरूरी है कि हमको एग्जैक्ट आंकड़े पता हो और उसी तरीके से आगे को बढ़ाने के लिए पॉलिसीज तय की जाएंगी। जब संविधान बना उस समय चाहे थारू बुक्सा चाहे हमारे आदिवासी सबके लिए संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए गए। उसके बाद आरक्षण की पद्धति लागू हुई, उसमें भी ओबीसी को इतना, एसटी को इतना, एससी को इतना, ये सारी चीजें तैयार हुई। तो अभी जो शेयर ऑफ पावर है, शेयर ऑफ वर्क है, वो किस अनुपात में है, उसका सही आकलन तभी हो सकता है जब जाति जनगणना हो और उसी से न्याय होगा। सितारगंज में किसानों ने धान खरीद में सरकार पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में धान तोल कांटे नहीं लगने पर लगातार प्रशासन और सरकार को जगाने का काम किया गया है, लेकिन सरकार जागी नहीं है। जिसके बाद किसानों ने कांग्रेस के नेतृत्व में आज कृषि अनाज मंडी में एक जनसभा का आयोजन किया। बता दें कि जनसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी पहुंचे, जिन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। मेडल जीत के आती हैं, उनका चीरहरण सड़कों में हो रहा था। मणिपुर में हमारी बहनों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, उनको मारा शुरू करने के विरोध में विधायक भी रहे। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सही साबित हुई है। बता दें कि डोईवाला क्षेत्र में तेज हवाओं और गर्जना के साथ बारिश हुई, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ धान की फसल खेत में तैयार होने के साथ तेज हवाओं के चलने से फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं बारिश होने से मौसम के मिजाज में भी परिवर्तन नजर आया। सुबह ही लोगों ने गर्म कपड़े निकालकर पहनने शुरू कर दिए।
हरिद्वार में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है, जहां कई जिलों में मौसम बदला, हल्की बारिश भी शुरू हुई है। बता दें कि तापमान में आई भारी गिरावट की वजह से 16 और 17 अक्टूबर के लिए मौसम का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं 16 अक्टूबर को पहाड़ी क्षेत्र के लिए ऑरेंज और मैदानी क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में इन दिनों नवरात्रि की धूम है। हरिद्वार में सभी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। हर कोई मां के दर्शन कर मां को खुश करने का प्रयास कर रहा है। मां के भक्त मां के दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारों में देखे जा रहे हैं और मां से मुरादें मांग रहे हैं। भक्त मानते हैं कि मां उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और मनचाहा वरदान देती है। हरिद्वार में नील पर्वत की चोटी पर मां चंडी देवी का मंदिर है। इस मंदिर में हरिद्वार में मां के दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मां चंडी देवी का प्रादुर्भाव राक्षसों के वध के लिए हुआ था और इस पर्वत पर मां स्वयं प्रकट हुई थी। ये सिद्ध पीठ है। साथ ही साथ मांगी गई मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं, ऐसे लोगों की मान्यता है। वैसे भी इस मंदिर में 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।